बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइड में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजब अली ख़ान और आज है टीचर्स डे। जब हम बात करते हैं उस्ताद के हवाले से तो उस्ताद की अहमियत अपनी जगह पर मुसल्लमा है। अगर हमने कल एक मजबूत पाकिस्तान बनाना है, हमने कल एक अच्छी नस्ल जो है परवान चढ़ानी है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास एक मजबूत और अच्छा उस्ताद मौजूद हो। लेकिन क्या आज हमारे पास ऐसा उस्ताद मौजूद है जिस पर फ़ख्र किया जा सकता है? क्या आज उस्ताद की वक़्त और इज़्ज़त वो है जो आज से पहले कभी हुआ करती थी? क्योंकि ये कहा जाता है कि आजकल हमारे उस्ताद कराम जो है, अगर वो सरकारी स्कूलों में हैं तो वहाँ पर वो पढ़ाने को तरजीह नहीं देते, वहाँ पर तालीम का मेयार जो है वो बरकरार नहीं रखा जाता। और जब वही उस्ताद किसी एकेडमी में चला जाता है या फिर बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में चला जाता है तो वहाँ पर जाकर उसको अच्छी तालीम भी मिल जाती है और उसको वो केयर और प्रोटेक्शन भी मिल जाती है जो कि सरकारी स्कूल में नहीं मिलती। लेकिन जब हम प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हमें एक और शिकवा नज़र आता है और उस्ताद के हवाले से नज़र आता है कि प्राइवेट स्कूल्स की अक्सरियत उस्ताद को इतनी कम तनख्वाह देती है कि वो शर्मनाक होती है और इसमें उनका घर भी नहीं चलता और बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उसमें बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी उनको दी जाती हैं। जब हम पंजाब के उस्ताद को देखते हैं तो फिर और हमें कुछ इदाद शुमार नज़र आते हैं और पंजाब का उस्ताद हमें ये शिकवा करता हुआ नज़र आता है कि वो सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या वफाक समेत बाकी जगहों पर उस्ताद जो मौजूद हैं उनसे बहुत ज़्यादा पीछे है। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों के उस्ताद जो हैं वो एक और भी शिकवा करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं लेकिन हमें पढ़ाने का मौका तो दिया जाए। कि आपने मरदमशुमारी करवानी है तो हमसे आप कहते हैं, आपने खाना शुमारी करवानी है आप हमसे कहते हैं, आपने वोट की तस्दीक करवानी है तो आप हमसे कहते हैं, आपने इंतखाबात करवाने हैं तो आप हमसे कहते हैं, आपने पोलियो के ख़िलाफ़ मुहिम चलानी है तो आप हमसे कहते हैं, आपने गंदम की तकसीम करवानी, ख़रीदारी करवानी है, बारदाना तकसीम करवाना है तो आप हमसे कहते हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी सर्वे करवाना है उस पर भी आप हमारी तरफ आते हैं, और आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के मुस्तहिकीन का पता चलाना है तो फिर भी आप हमारी तरफ आते हैं। तो आप हमें इतना वक़्त तो दें कि हम पढ़ाने की तरफ भी तवज्जो दे सकें और हम हर काम करते हैं पढ़ाने के साथ साथ। और आज का उस्ताद जो है वो और भी बहुत सारे मसाइल का शिकार है, बहुत सारे खौफ हैं उसको जो लाहिक हैं। अभी चंद ही दिनों के बाद 10 तारीख को एक मुज़ाहरा भी होने जा रहा है जिसमें बाकी तमाम सरकारी मुलाजमीन के साथ साथ सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि उन तमाम लाखों उस्ताद की नुमाइंदगी होने वाली है जो इस वक्त खौफ का शिकार हैं कि जब वो रिटायर होंगे तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी, उनको ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी और अगर वो मुलाजमत पर रहेंगे तो उनकी इंक्रीमेंट ख़त्म होने जा रही है। ये सारी सूरत है क्या? आज का उस्ताद किस हाल में है, किस हाल में नहीं है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे पास स्टूडियोज़ में हमारी जो मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के हवाले से उनके अहदेदार मौजूद है। बहुत ही मशकूर हूँ, यहाँ पर मेरे साथ राना लियाकत मौजूद है, आप जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब टीचर्स यूनियन के। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब यहाँ पर वक्त देने के लिए। इसके साथ साथ काशिफ जावेदानी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, नस्ल दर नस्ल आप कहेंगे शोबा तालीम की खिदमत करते हुए अदीब जावेदानी साहब के साहबजादे, एक नाम एक पहचान, इस वक्त प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया जावेदानी साहब यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ काशिफ शहजाद चौधरी साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप सूबाई सदर हैं टीचर्स यूनियन के, पंजाब टीचर्स यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, अकीका के रहनुमा हैं, बाकी तंजीमों को पैक्ट को नुमाइंदगी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले रियाज साहब, हम आपसे ही शिकवा कर लेते हैं सरकारी स्कूल के टीचर के हवाले से कि अब पढ़ाते पढ़ते कोई नहीं, आप टाइम नहीं देते, बच्चे सरकारी स्कूलों के कोई मेयार की तरफ, जिसके पास 4 पैसे आ जाते हैं वो कहता है यार मैं प्राइवेट स्कूल में बच्चा डाल देता हूँ, सरकारी स्कूल से निकाल देता हूँ। सरकारी स्कूल में टीचर पढ़ाता ही नहीं है तो फिर कहते हैं इज़्ज़त नहीं है टीचर की, वो अपना काम ही नहीं करता, पढ़ाता ही नहीं है, तो इज़्ज़त कहाँ से होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम अली साहब, अभी आपने तकरीबन कोई 12 किस्म की ड्यूटीज़ जो है ना हमारी वो आपने गिनाई हैं। सही है। अब मुझे ये बताएं कि जब उस्ताद को पढ़ाने ही ना दिया जाए तो आप उससे अच्छे रिज़ल्ट की कैसे तवक्को कर सकते हैं? लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहता हूँ कि मेरा उस्ताद जो है पंजाब का, इन हालात के बावजूद, इन ड्यूटीज़ के बावजूद
अभी तो आपने उन स्टेडियम का जिक्र नहीं किया जहां हॉकी के मैच के लिए हमें बुला लिया जाता है या क्रिकेट के मैच के इफ्तिताह के लिए हमें बुला लिया जाता है, और मेरे उस्ताद को ये नहीं पता कि मैंने सुबह जाके स्कूल में पढ़ाना है या किसी तकरीब में शिरकत के लिए जाना है। तो जब इस तरह के हालात होंगे तो नजम वली साहब, उस्ताद से आप किस तरह की तवक्को कर सकते हैं कि वो बेचारा इन ड्यूटीज़ के साथ साथ वो बच्चों को भी पढ़ाए। अब हमारा मुतालबा क्या है कि उस्ताद की जो पूरी दुनिया में जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो स्कूल के अंदर है, स्कूल के बाहर नहीं है। इसके अलावा हमें तमाम दफ्तर की जो डाक होती है वो भी हमने तैयार करनी है, बच्चों का दाखिला भी हमने करना है। अगर कोई खुदा ना खासा कहीं कोई तकरीब हो रही है तो बच्चों को लेके जाना, तो उसके लिए भी 2 टीचर हमने ही भेजने हैं, उसके लिए कोई हमारे पास एक्स्ट्रा स्टाफ नहीं है। यहाँ तक कि स्कूलों में जो सफाई सुथराई का काम है, दर्जा चहारम के जो मुलाजिम हैं उनकी भी पोस्टें जो है ना सैकड़ों की हज़ारों की तादाद में खाली पड़ी हुई हैं। 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज जो है ना वो खाली हैं। जहाँ तक आप ये कहते हैं कि बच्चा प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहा है, मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह महंगाई बढ़ रही है इसी तरह उनकी फ़ीसें बढ़ रही हैं। हमारे पास रोज़ाना दर्जनों बच्चे ऐसे आते हैं कि जो कहते हैं कि जी हम प्राइवेट सेक्टर की फ़ीसें अदा नहीं कर पा रहे, तो हमें दाखिला दे दिया जाए। दूसरी बात यह है कि जब आप हमारा मुवाजना करते हैं बड़े बड़े स्कूलों के साथ, तो वहाँ पर तो दाखिला सिर्फ मार्च या अप्रैल में होता है। हमारे स्कूलों में तो 12 महीने दाखिला होता है। हमारे पास तो फरवरी में भी बच्चा आ जाए, मार्च में हालांकि इम्तिहान होने वाले होते हैं, तो हम तो उसको भी दाखिला देने के पाबंद हैं। दूसरी बात, बड़े बड़े जो अदारे हैं वो तो बच्चे का दाखिला टेस्ट लेते हैं और वही बच्चा दाखिल करते हैं। दानिश हो गया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो गया, सेंटर मॉडल स्कूल लोअर माल हो गया, या इस तरह बड़े बड़े, वही बच्चा लेंगे जो कम अज़ कम A ग्रेड में टेस्ट क्वालिफाई करेगा और उनको A+ में पास होके वो वहाँ से चला जाएगा। सही। हमारे पास तो वो बच्चा भी जिसको लिखना नहीं आता, हम इसलिए उसको दाखिला दे देते हैं कि शायद ये पढ़ लिख के अपने माँ बाप का सहारा बन जाए। तो हम जिन हालात में काम कर रहे हैं, मेरा टीचर काम कर रहा है, मैं तो उसे सलाम पेश करूँगा कि जब उससे ये पता है कि मुझे रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेजुएटी भी कम मिलनी है, मेरी सालाना इंक्रीमेंट भी इन्होंने काट ली है, और उसके साथ साथ मेरी लीव इनकैशमेंट भी जो है ना वो 70% इन्होंने रिड्यूस कर दी है। सही। तो आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो है सरकार की तरफ से हालात ही कोई नहीं है कि बतौर टीचर काम किया जाए। जी बिल्कुल। तो फिर कोई और काम कर लो, टीचिंग छड़ दो। हाँ, आज से अगर 25 साल या 30 साल पहले मुझे कहा जाता तो मैं ज़रूर करता। अच्छा। मैंने इस कौम की खिदमत के लिए ये शोबा चुना। मैंने बाकायदा जो है इसकी ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग करने के बाद मैं 86 में यहाँ पर आया। अगर मुझे 90 में ये कह दिया जाता कि भाई हमने आपको आगे कंटिन्यू नहीं करना, तो मैं यकीनन कोई कारोबार करता। और आज अपनी उम्र जो आप ये कहने कि अपनी उम्र के जिन्होंने 30 40 साल दे दिए, 20 30 साल 40 साल दे दिए, अब वो कुछ और किसी भी प्रोफेशन में हो, हाँ जी, उसके लिए मुश्किल हो जाता है वहाँ से निकलना। और ये टीचिंग के ये, और आप जस्टिफाई करते हैं कि जो इस वक्त हालात है सरकारी स्कूलों के, उसमें ये सारी की सारी वजूहात जो हैं ये सरकार की पैदा की हुई है। जी बिल्कुल, आपके सामने है कि पायलट स्कूल में जब 35 असातिज़ा वोट वेरिफिकेशन के लिए चले जाएंगे तो वज़ीर आला साहब खुद कह रहे हैं कि जनाब इन 1600 बच्चों को कौन पढ़ाएगा। वहाँ पर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की क्लासेस पढ़ाने के लिए 2 साल से इन्होंने वैकेंसियाँ फिल नहीं की। अब उन क्लासेस को कौन पढ़ा रहा है? हमारा एलिमेंट्री स्कूल टीचर पढ़ा रहा है जिसकी क्वालिफिकेशन MA MSc या MPhil है। वो उसके बावजूद नताइज दे रहा है इनको कि टीचर उस क्लास का टीचर नहीं है, लेकिन जूनियर टीचर उसको पढ़ाने के बाद भी इनको रिजल्ट देता है, तो फिर भी उसके ऊपर तनकीद के नश्तर चलाए जाते हैं। नहीं, तो इसमें जो आप अभी कह रहे हैं कि 1 लाख वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, तो ये वाकई दुरुस्त फिगर्स है जी, ये डिपार्टमेंट की फिगर है। ये 1,10,000 1,10,000 पिछले 5 साल में इन्होंने एक रिक्रूटमेंट नहीं की, पिछले 5 साल में। और आप देखें कि इन्होंने तालीम की मद में जो उसका बजट एलोकेट किया जाता है 400 अरब रुपया या 350 अरब रुपया, उसमें से कम अज़ कम नहीं तो 100 अरब रुपया इन्होंने तनख्वाह की मद में बचाया है। और फिर कहते हैं कि जी टीचर की सैलरी ज़्यादा है। टीचर के ऊपर तो बहुत आपने बर्डन डाला हुआ है। लाहौर में इस वक्त 132 तालीमी इदारे प्राइमरी ऐसे हैं जहाँ पर 1 टीचर या 2 टीचर 5 क्लासेस को पढ़ा रहे हैं। तो आप क्या तवक्को करेंगे कि वो आपको अच्छा रिजल्ट दें? ये आप शहर लाहौर की जी, बात शहर कर रहे लाहौर की वज़ीर आला की नाक के नीचे है ये 132 स्कूल। और मेरे वज़ीर आला पंजाब जो निगरान वज़ीर आला है, सेक्रेटरी स्कूल्स है, उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो वहाँ पर सुबह 3 टीचर भर्ती करके भेज दे। किसने करने हैं फिर? पॉलिसी, मीटिंग्स, फिनांस, किनके पास ये इख्तियार नहीं है। क्या अच्छा होता है कि CM साहब जब उन्होंने पायलट स्कूल विजिट किया है तो दूसरे दिन वहाँ पर नए 10 टीचर पॉइंट करके वहाँ पर भेज देते, हमें पता चलता कि तालीम इनकी प्रायोरिटी है।
तालीम इनकी प्रायोरिटी नहीं है, उस्ताद पे तनकीद करने की प्रायोरिटी है। इस सारी सूरत हाल के हल की तरफ भी आएंगे कि इस सारी सूरत हाल का हल क्या है कि आप अच्छी तनख्वाहें, मज़ीद उस्ताज़ा, उसकी तरफ भी आते हैं। लेकिन आप अभी बात कर रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर से जो है स्टूडेंट जो है आपकी तरफ आता चला जा रहा है क्योंकि फ़ीसें ज़्यादा होती चली जा रही है। दूसरी तरफ उस्ताद जी शिकवा करता है काशिफ साहब के जो आप फ़ीसें देते हैं, काशिफ जावेदानी साहब, कि वो आप फ़ीसें तो ले लेते हैं, ज़्यादा फ़ीसें ले लेते हैं, टीचर को तनख्वाहें बहुत कम देते हैं, चंद हज़ार रुपये में आप रखते हैं। तो टीचर का हाल जो है आपके प्राइवेट स्कूल्स में भी बहुत बुरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया नजम अली खान साहब। सिलसिला ये है कि मैं प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे नुमाइंदा बन के आया हूँ और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपसे शेयर करना यहाँ पे लाजमी है। इस वक्त हम लाहौर में बैठे हुए हैं जी। तो लाहौर में जो सरकार के पास जो डेटा है प्राइवेट स्कूलों का, वो तकरीबन 4500 से 4800 स्कूलों का डेटा है जो रजिस्टर्ड स्कूलों का है। सही। हकीकी तौर पर ये 10,000 से ज़्यादा स्कूल हैं जिसमें तकरीबन 2.25 लाख टीचर्स हैं। अब अगर हम पंजाब में आ जाएं तो जो सरकार के पास जो डेटा है वो 95,000 स्कूलों का है, जिसमें उनकी जो फिगर्स आ रही हैं वो 9.25 लाख टीचर्स की आ रही हैं जो पंजाब की सतह पे है। फिर अगर हम पाकिस्तानी सतह पर बात करें तो तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल हैं पाकिस्तान में और 17 लाख के करीब जो हैं वो टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं। और इसमें से मज़े की बात आपको बताऊँ कि 90% जो टीचर्स प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाते हैं वो फीमेल्स हैं। सही। प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान का सबसे बड़ा वो इदारा है जो फीमेल्स को सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट में एंगेज करता है। कोई आप सेक्टर उठा लेंगे, अगर आप सरकार भी उठा लेंगे, सरकार तो वैसे भी नहीं फीमेल्स के लिए कोई कोटा होता, और होता भी है तो वो चंद सौ का ही होता है। हम तो लाखों टीचर्स को यहाँ पे हम रोज़गार दे रहे हैं। यही टीचर्स जो हैं सुबह के टाइम जब स्कूल में पढ़ाती हैं तो शाम के टाइम ये ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। सही। और उनको अलाउ होता है और उनकी वो डबल इनकम होती है और बाइज्जत तरीके से वो कमाती हैं, जिसमें प्राइवेट स्कूल का जो मालिक होता है वो उनको सपोर्ट करता है। अगर आप कहते हैं कि जी उनके वो सैलरीज कम है या जिस तरह का सिलसिला है, मैं आपको ये भी एक फिगर ये बताता चलूँ कि पंजाब में जो तकरीबन पंजाब में 1,25,000 स्कूल हैं रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड जो है, इसमें से तकरीबन 85% वो स्कूल हैं जिसका फ़ी का स्ट्रक्चर 500 से लेकर 2,000 है, और तकरीबन 12 से 13% वो स्कूल हैं जिसका 5,000 से 10,000 है, और सिर्फ 1% वो स्कूल है जो 10,000 से ऊपर जाते हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक जाते हैं, जिनको हम एलीट स्कूल कहते हैं। हालांकि कहना तो नहीं चाहिए लेकिन एक टर्म बन चुकी है कि वो एलीट स्कूल है। अब आप देखें कि हम गवर्नमेंट जो एक बच्चे के ऊपर जो खर्च कर रही है, अगर पंजाब में देखा जाए तो एक फिगर कोट की जाती है 7 से 8,000 रुपया, KPK में 13,000 रुपया, और सिंध में भी तकरीबन 10,000 से ज़्यादा कोट की जाती है। हम प्राइवेट सेक्टर वाले 500 से 2,000 के अंदर एक तालीम वही दे रहे हैं गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक, जो उन्होंने हमें कोर्स भी दिया हुआ है और हम पे पाबंदियाँ भी लगाई हुई हैं। इसके बावजूद मैंने अच्छा एक कोर्स दे रहे हैं और टीचर पढ़ा भी रहे हैं। अच्छा, सोने पे सुहागा ये है कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर 24 किस्म के टैक्सेस भी लगे हुए हैं। जो स्कूल 500 रुपया या 1,000 फीस ले रहा है और जो 50,000 फीस ले रहा है, टैक्सेस की शरह सेम है। उसमें बिजली, पानी, गैस, कमर्शियल हम दे रहे हैं। अगर आप कहें कि टीचर को सैलरी क्यों दे रहे हैं, तो भाई हमने गवर्नमेंट को बारहा दफ़ा कहा है कि स्कूलों की कैटेगराइजेशन कर लें। सही। आप हम पे टैक्सेस लगाएं, ज़रूर लगाएं, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप इस तरह तो ना करें जिसकी फ़ीस 50 1 लाख रुपए है उससे भी आप उतने टैक्स ले रहे हैं, जिसकी 500 रुपये है उससे भी उतना टैक्स ले रहे हैं। आप प्रॉफिट की रेशो देख लें कितनी बनती है एक छोटे स्कूल से। यहाँ पे जब कोरोना आया था, कोरोना में तो तकरीबन पंजाब में 30,000 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल बंद हो चुके हैं, और इसमें से आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं, जैसा राना साहब बता रहे हैं कि हमारे पास एकदम फ्लक्स आया कि गवर्नमेंट स्कूलों में आए। जारी बात है, जब बच्चों के पास, जब पेरेंट्स के बाद इकोनॉमिकली कंडीशन ऐसी अबतर हो चुकी थी कोरोना में, और पेरेंट्स फीसें देने से कासिर थे और स्कूल जो थे वो फीसों के ऊपर चल रहे हैं। 90% प्राइवेट स्कूल जो है किराए की बिल्डिंग्स में, ये हुकूमत को भी पता है, किराया नहीं होगा तो सर स्कूल बंद होंगे, टीचर की सैलरी नहीं होगी। ये हमने गवर्नमेंट को, उस वक्त की गवर्नमेंट को भी बताया, आज भी हम गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर को इग्नोर ना करें। ये गवर्नमेंट से 3 गुना बड़ा सेक्टर है। इसमें आप गवर्नमेंट के जितने मर्जी इदारे उठा लें, पैफ, पीमा उठा लें, नॉन फॉर्मल बेसिक कर लें, गवर्नमेंट के अपने सरकारी उठा लें, बेनज़ीर वाले उठा लें, सबको मिला के भी कर लें तो प्राइवेट सेक्टर इनसे 3 गुना ज़्यादा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब बजट आता है, अभी उन्होंने फरमाया कि 400 अरब रुपये का पंजाब का बजट होता है, 1 रुपया एक फूटी कोड़ी प्राइवेट सेक्टर या टीचर्स की फलाह के लिए नहीं खर्ची जाती। हमें तो टीचर ट्रेनिंग भी नहीं सर दी जाती। यहाँ पे 3 गुना ज़्यादा गवर्नमेंट से टीचर हैं। अगर इनके 4 लाख टीचर हैं तो हमारे 12 लाख टीचर हैं। 12 लाख के लिए आज तक एक पॉलिसी भी नहीं बन सकी कि आप चलें प्राइवेट स्कूलों को ऐसा हमें समझावे कि हम सुतेले हैं, पता नहीं हम किसी दूसरे हमसाया मुल्क से आए हुए हैं, इंडिया से हैं, और हमसे कोई नज़र ही नहीं मिलाता। नो पॉलिसी मेकिंग में हमसे कोई बात की जाती है।
ना कोई इस तरह की पॉलिसी फॉर्मेशन में। इतनी पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी भी चाहिए अभी तक तो एक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, और टीचर की फलाह के लिए भी नहीं हो सकी। तो अगर ये कहा जाए कि हम टीचर के लिए इस्तेसाल कर रहे हैं, तो भाई टीचर के पास पूरा हक है, वो छोड़ दे किसी और शोबे में चले जाए। लेकिन उसको भी पता है जो इसकी इकनॉमिक कंडीशन है और जो हमारा सोशियो इकनॉमिक बैकग्राउंड है, जो उनके वालदैन, खासकर फीमेल के वालदैन हैं, वो यही समझते हैं या उनके हस्बैंड्स हैं कि ये एक शोबा तालीम का ये ऐसा शोबा है जिसमें रिस्पेक्ट भी है, जिसमें सेफ्टी भी है, और जिसमें जाके एक इज़्ज़त से बाइज़्ज़त तरीके से कमा भी सकते हैं। अब आप हमारी अगर फीमेल्स की बात करें, हम यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपया डॉक्टरी पे लगा देते हैं। एक बच्ची है 1-2 करोड़ रुपया डॉक्टर बनती है, और उसको बाद में ये भी नहीं पता होता उसको 20-25 हज़ार की जॉब मिलनी है कि नहीं मिलनी। और एक और स्टडी आई है कि 85% जो डॉक्टर्स फीमेल बच्चे बनती हैं, वो उसमें से मेजॉरिटी वो डॉक्टरी छोड़ देती है और 80-85% घर में बैठ के वो हाउसवाइफ बन जाती हैं। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है फीमेल्स के लिए या टीचर्स के लिए किसी भी हवाले से। प्राइवेट सेक्टर तो हमेशा से साथ दे रहा है। नहीं तो जैसे हुकूमत, जो भी हुकूमत आती है वो कहती है कि हम सबसे ज़्यादा अहमियत जो दे रहे हैं 2 शोबों को दे रहे हैं, तालीम को दे रहे हैं और सेहत को दे रहे हैं। और अगर आपकी बातों को सुना जाए और उन पर यकीन किया जाए तो फिर हुकूमत की तरजीह में तालीम तो नहीं है यहाँ पर। जी बिल्कुल भी नहीं है। और अगर इसकी तरजीह होती, प्राइवेट सेक्टर जो है उसके लिए बजट पे तो कुछ करते, 24 किस्म के टैक्सेस जो लगाए हैं उसमें तो कोई छूट देते, कोई पॉलिसी मेकिंग में हमें तो साथ बैठाते। इनको पता है कि हम फीमेल्स को सबसे ज़्यादा यहाँ पे कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। यहाँ पे आप हैरत की बात यह है कि हमारे फीमेल टीचर्स जो है, हरासमेंट के हवाले से भी कोई इनका कोई है ही नहीं, कोई कानून नहीं है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से बना हुआ है। अगर यहाँ पे कोई फीमेल टीचर जो पेरेंट्स आके कोई हरास करें उसको, या स्टूडेंट ही आके करें, तो यहाँ पे उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है। वो एक अलग डर है, वो एक अलग मुसीबत है। यहाँ पे कहा जाता है आप थाने कचहरियों में जाएं, भाई एक खातून है वो थाने कचहरी में जाके ज़िंदगी भर के लिए बदनाम हो जाए। एजुकेशन डिपार्टमेंट को साथ बैठ के इन लाखों टीचर्स के लिए, पंजाब में ही आप देख लें 10 लाख से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं, तो कोई पॉलिसी तो बना दें, हमें बताएं तो सही क्या बनी क्या पॉलिसी है। हम जितनी भी हुकूमतें देख रहे हैं उसमें सिंगल पॉलिसी नहीं बनी, फ्रेमवर्क नहीं बना। अगर बना हो तो हमारे सामने ले आए, हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट के इदारे भी यहाँ पे हैं और हम तो रेडी हैं उनसे बात करने के लिए, हमें बुलाएं तो सही। एक इतनी बड़ी पावर है, इनको इग्नोर किया हुआ इन्होंने। नहीं, जो आम बंदा है वो तो यही कहता है कि आप फीसें बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन उसके मुकाबले पे ना आप एजुकेशन देते हैं ना आप तनख्वाहें देते हैं। अब तासुर तो ये है ना, देखें नाज़िम साहब, लोगों के पास इतनी पावर है कि यहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है प्राइवेट स्कूलों में भी। वो 50-50 रुपया फीस के ऊपर अपने बच्चों को कहीं और दूसरे स्कूल में लेके चले जाते हैं। अगर हम क्वालिटी ना दें तो हमारा तो स्कूल वैसे ही बंद हो जाए। और दूसरे, जिस तरह मैंने आपको ये फिगर्स बताई है कि वैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से 5% तो फीस हमें बढ़ाने की इजाज़त है। आप इन्फ्लेशन रेट देख लें, इस वक्त कहाँ पे महंगाई का रेट चल रहा है, 28-30% के पास जा रहा है। अगर सालाना आप किसी स्कूल की फ़ीस 500 रुपये है, उसे कहिए आपने अगले साल 50 रुपये बढ़ानी है, 100 रुपये बढ़ानी है, तो भाई जिस रेशो से इन्फ्लेशन बढ़ रही है उस रेशो से प्राइवेट स्कूल की फीसें तो बढ़ाने दें उनको। अगर आप उसमें पाबंदी लगाएं और फिर कहें कि आप सर अपने टीचर्स के ऊपर वो उसको सैलरी भी अच्छी दें, हर रोज़ हर साल ये गवर्नमेंट जो है वो सालाना जो है जो लेबर की वेज है उसमें इंक्रीज़ कर देती है। जिनको ये पता नहीं होता भाई हमने देनी कहाँ से है, हमारे पास तो वसाइल ही नहीं है इतनी फीस देने के, कि जब तक आप हमें टैक्सेस में छूट नहीं देंगे हम वसाइल पैदा कहाँ से करेंगे। लोग जब पैसे फीसें नहीं देंगे हम टीचर्स को सैलरी किस तरह देंगे। जब आप हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो आप किस तरह कह सकते हैं कि तालीम आम करें। इस तरह 60% प्राइवेट स्कूल जो हैं गवर्नमेंट का बोझ उठाए हुए हैं। ये प्राइवेट स्कूल अगर आप निकाल देते हैं यहाँ से तालीम को, आपका एजुकेशन सिस्टम पूरे पाकिस्तान में कोलैप्स कर जाएगा, आप उठ ही नहीं सकेंगे। और गवर्नमेंट के इदारे आप देख लें, अभी क्या एक पॉलिसी चल रही है कि अब तो गवर्नमेंट के इदारों को भी प्राइवेट सेक्टर को और एनजीओस को दिया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि अभी जो 48,000 जो गवर्नमेंट के सरकारी इदारे हैं, एक जो फिगर है उसमें तकरीबन 400 अरब से ज़्यादा उनको अपग्रेड करने के लिए पैसे चाहिए। इनके पास पैसे नहीं है, जारी बात है इन्होंने फिर उन कंपनीज़ को या एनजीओस को देना है जिनके पास पैसे हैं ताकि वो चलाएं। तो अगर उन्होंने प्राइवेट सेक्टर का ही सहारा लेना है बाद में आगे, तो अभी हमें एंगेज कर लें आप। चलें इस पर भी मज़ीद बात करते हैं, लेकिन दूसरे को काशिफ चौधरी साहब, एक तो ठीक है सरकार की तरफ से आ गई, ड्यूटियाँ आ गई और सारा कुछ हो गया, दूसरी तरफ हमारा टीचर इस वक्त एहतजाज पे लग गया। हर थोड़े दिनों के बाद एक नया एहतजाज शुरू कर देते हैं और सड़कों पे आ जाते हैं। स्कूलों में तो आप खुद नहीं रहते, तो पढ़ाना किस वक्त है आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई, पहले तो आपका और लाहौर रंग का शुक्रिया कि आप लोग कभी हिम्मत करते हैं और असातिज़ा और एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं, बल्कि अक्सर आप ही करते हैं। बाकी हमारी किसी भी जगह प्रायोरिटी नहीं है, ना हुकूमती लेवल पे, ना मीडिया पे, ना कहीं भी। तो सबसे पहले तो टीचर्स डे के हवाले से मैं अपने तमाम असातिज़ा कराम को, सरकारी प्राइवेट, सबको सलाम पेश करता हूँ। और उसके बाद आपके सवाल की तरफ आता हूँ
एहतजाज जो होता है अक्सर नजम भाई, अक्सर बल्कि 99% वो छुट्टी के बाद हमारे होते हैं। 2 बजे का टाइम होता है, आप देख लें, और 2 बजे के बाद हम वहाँ रात भी बैठते हैं और वो सारे चलते हैं सिलसिले। एहतजाज की वजह से पढ़ाई का हर्ज नहीं हुआ कभी भी। और हम सब, हमारा मोटो ये होता है कि जब हम अपने उस्ताद को कहते हैं कि जिस दिन हमने एहतजाज रखा हुआ है, उसके अलावा जब आप स्कूल जाते हैं तो हम खुद अपने साथियों को भी यही कहते हैं कि उस दिन आप अपनी सारी ये बातें, ये सारे मसाइल भूल के क्लास में जाएं, क्योंकि आप नस्लें संवारने का काम करते हैं। उसके लिए जो लड़ाई है वो हम स्कूल के बाद लड़ते हैं, हम अपना जो बाकी वक्त है वो उसके ऊपर लगाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि एहतजाज के लिए हम 24 घंटे स्कूल बंद करके तो सड़कों पे निकले रहते हैं। ये हुकूमत ही बंद करती है स्कूल। जब किसी स्कूल से 35-35, 50-50 पीछे मरदमशुमारी हो रही थी तो 90% तक का स्टाफ लगा हुआ था। मतलब एक स्कूल में 100 टीचर है ना, तो 90 टीचर मरदमशुमारी की ड्यूटी पे थे। एक टीचर हमारा मखसूस है स्कूल में फुल टाइम 24 घंटे, उसका काम है कि रोज़ाना उसने डेंगू की फ़ोटो बनानी है ऐप के ऊपर। उसके अंदर डिले डाल दिया है 5-6 मिनट का, एक तस्वीर बनाएगा फिर भेजनी, 30 के करीब तो तस्वीरें भेजनी होती है। यानी एक टीचर जो है ना वो सारा दिन स्कूल में मौजूद होने के बावजूद, हाज़िर होने के बावजूद क्लास में नहीं जा सकता। दूसरी बात है, जब कहीं कोई भी अथॉरिटी विज़िट करती है स्कूलों में, तो ये कभी किसी ने जाके किसी हेड से या किसी असातिज़ा से ये नहीं पूछा कि आपके पास ये बिजली का बिल देने के लिए पैसे हैं स्कूल का। गवर्नमेंट स्कूलों की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूलों की तो गवर्नमेंट नहीं पे करती? गवर्नमेंट नहीं पे करती। और वो कमर्शियल बिल, ये काशिफ भाई गिला कर रहे थे कि इनको प्राइवेट सेक्टर में, हमारे गवर्नमेंट स्कूलों को भी कमर्शियल बिल आते हैं। 24 टैक्स हम पे भी लगे हुए हैं। हम पे वो सारे टैक्स हैं गवर्नमेंट स्कूलों के, और वो हमने कहाँ से देना है? हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया जाता है। कुछ 4 माह बाद थोड़ा सा बजट गवर्नमेंट स्कूल को दे के एनएसबी के नाम पर, नॉन सैलरी बजट के नाम पर, और उस नॉन सैलरी बजट में से हम सिर्फ 1-2 माह का बिल जो 4 माह बाद देते हैं, और हम उसमें से 2 या 2.5 माह का बिजली का बिल बड़ी मुश्किल से देते हैं, वो भी पूरा नहीं मिलता। इसी तरह बड़ा आजकल शोर शराबा वो लैब्स के हवाले से मचा हुआ कि जी लैब्स फंक्शनल नहीं है, कंप्यूटर लैब और साइंस लैब्स। अथॉरिटी ने कभी पूछा कि 2009 में कंप्यूटर लैब्स बनी थी, 3 साल का उनका एग्रीमेंट था लाइसेंस का, 3 साल के बाद तमाम के लाइसेंस एक्सपायर हो गए हुए हैं। वो लैब चल ही नहीं सकती, कैसे चलेंगी? ज़बरदस्ती प्रेशराइज करके हेड को फंक्शनल का वो लेके तो चले जाते हैं घर, और फिर नज़ला किस पे गुजारते हैं? उस्ताद काम नहीं कर रहा, और भाई उसको चलाने के लिए बजट किसने देना है? स्कूलों में टीचर जो हैं वो अपनी साइंस वाले और जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं अपने हेड को कहते हैं ना कि इसका कोई वो कहता है मेरे पास पैसे ही नहीं है कि लैब को फंक्शनल करने के लिए। इसी तरह ये जो बाकी ड्यूटियां सारी हैं वो सारी भी असातिज़ा के ज़िम्मे हैं। तो बात यहाँ पे आती है कि जब आपने ये तय कर लिया है ना, मुझे तो ये लगता है कि तहैया कर लिया हुआ है कि गवर्नमेंट सेक्टर में स्कूलों को और असातिज़ा को इतना कि बदनाम करो कि लोग खुद कहना शुरू कर देंगे ये सारे प्राइवेट कर दें। मुझे ये लग रहा है इनके जो हालात हैं। नहीं तो इस वक्त फिर गवर्नमेंट फैसला कैसा करने जा रही है ना, तो फिर यही अगर आप ये कह रहे हैं कि सारे अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे, लैब नहीं चल रही, जरा बिजली के बिल नहीं आ रहे, और तो फिर हुकूमत कहती है कि ठीक है हम NGOs को दे देते हैं, उनके जरिए चलवा लेंगे। NGOs को देते हैं, क्या देते हैं? वो करोड़ों अरबों रुपए की बिल्डिंग मुफ्त में, करोड़ों अरबों रुपए का फर्नीचर जो स्कूलों में पड़ा है वो मुफ्त में देते हैं, साथ उन्हें पैसे भी देते हैं उस स्कूल को चलाने के लिए। उनको फ़ी बच्चा उनका 500, 700, 800 रुपया तय होता है कि फ़ी बच्चा आपको पैसे भी देंगे। क्या आइन के मुताबिक गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ नहीं है कि बच्चों को मुफ्त तालीम देनी है? हमारे पास स्कूलों में नजम भाई वो बच्चे आते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में जो अपने जूते नहीं खरीद सकते, जो अपना यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकते, नाश्ता नहीं करके, हमारे असातिज़ा उन्हें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं अपने लेवल से या मुखय्यर हजरात से या किसी से मिन्नत तरला करके, हम पूरा करके देते हैं अपने स्कूलों के अंदर। आप और उसके बावजूद मैं ये चैलेंज करता हूँ काशिफ भाई से माजरत के साथ कि उसके बावजूद आप कंपैरिजन करें रिजल्ट्स का, चंद एक प्राइवेट स्कूल छोड़ दें और उसके बाद हमारा आप रिजल्ट का कंपैरिजन करें, 1,10,000 से ज़्यादा असातिज़ा की सामियाँ। कोई लाहौर समेत पंजाब के अंदर स्कूल ऐसा नहीं है जिसके अंदर 4, 5, 6, 7 असामियाँ खाली ना हों, बल्कि हेडमास्टर्स नहीं है। उसके बावजूद हम ये रिजल्ट्स दे रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले के रिजल्ट हैं हमारे। और बाज़ इज़ला ऐसे हैं जहां पे वो स्कूल एक नहीं 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 पोजीशंस लेते हैं, और फिर आप कहते हैं कि असातिज़ा पढ़ाते नहीं हैं। असातिज़ा कैसे नहीं पढ़ाते? ये असातिज़ा पढ़ाते हैं तो ये बोर्ड्स में पोजीशंस आती हैं बच्चों की।
फिर आप उनको सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं सॉरी, आप असातिज़ा को आप ये सारे सेमिनार्स के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए और दूसरी ड्यूटीज़ के लिए भी एंगेज रखते हैं, उसके बावजूद वही असातिज़ा पढ़ाते हैं। ये अभी राना साहब कह रहे थे कि लाहौर में 100 कुछ स्कूल हैं, 132 स्कूल हैं जहाँ सिंगल टीचर है। आप पंजाब का डाटा निकाल के देखें, 15,000 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल हैं जिनके अंदर सिंगल टीचर है। प्राइमरी स्कूल के अंदर सिंगल टीचर का मतलब क्या है कि 6 क्लासें होती हैं एक प्राइमरी स्कूल में, कच्ची 1 2 3 4 5, 6 क्लासों को 4 सब्जेक्ट भी पढ़ाने हैं और एक टीचर पढ़ा रहा है, यानी वो 20 22 24 सब्जेक्ट एक टीचर पढ़ा रहा है। आप वहां सिर्फ टीचर ही नहीं दे रहे, 5 सालों से एक टीचर नहीं भर्ती किया, आप वहां असातिज़ा तो दें पहले। इसी तरह जो बाकी हमारे हाई स्कूल्स हैं और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और हेडमास्टर की 4000 से ज़्यादा असामियाँ पिछले 5 सालों से खाली पड़ी हैं, तो किसने पूरे करने? प्रमोशन आप इनकी उस वक्त करते हैं जब इनके 2 महीने रह जाते हैं रिटायर होने में। 20 स्केल की 19 स्केल की पोस्टों को हमारे एसएसटी असातिज़ा चला रहे हैं। फिर आप कहते हैं ये असातिज़ा पढ़ाते नहीं हैं। वो असातिज़ा आपको अपने उन्हीं हालात के अंदर रहते हुए वो स्कूल भी चला के दे रहे हैं, वो किसी मुखय्यर हज़रात की मिन्नत कर लें, अपनी जेबों से पैसे इकट्ठे करके बिजली का बिल दे लें, वो असातिज़ा आपको वो गवर्नमेंट सेक्टर जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो असातिज़ा कर रहे हैं। आप उसके आपने अगर अपने असातिज़ा को इज्जत नहीं देंगे माजरत के साथ, तो आपका माशरा कभी भी तरक्की याफ्ता नहीं हो सकता। आप दुनिया के साथ कंपैरिजन कर लें, वहाँ प्राइमरी स्कूल टीचर को सबसे ज़्यादा इज्जत दी जाती है और प्राइमरी स्कूल टीचर दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर फाइनेंशियली माशी तौर पर उसको कोई फिक्र नहीं होती। इतनी गवर्नमेंट उन्हें तनख्वाह देती है कि उसको फिक्र ही नहीं। गवर्नमेंट ये समझती है उन मुल्कों की कि ये टीचर जो फाइनेंशियली फ्री होगा, इसका दिमाग मेंटली तौर पर इसे घर के खर्चों की फिक्र नहीं होगी, तो ये आपकी नस्ल को पढ़ाएगा, ये नस्ल को संभालेगा। हमारे यहाँ वो टीचर जाता है, उसे रोज़ डर होता है, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, कि उसको रोज़ डर होता है टीचर को कि आज जाऊँगा, कोई अफसर आएगा, वो कहेगा तुमने डेंगी के फ़ोटो नहीं खींचे, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है, तुमने फलानी चीज़ नहीं की, तुम्हें सरेंडर किया जाता है, ये लैब तुम्हारी नहीं चल रही, तुम्हें छुट्टी के बाद वो सरेंडर किया जाता है, उसको दफ्तर बुला लिया जाता है, छुट्टी के बाद 5 बजे तक दफ्तर बैठा रहता है, पूरे स्टाफ को दफ्तरों में बुला लिया जाता है और वो उसको आप सारा दिन मेंटली फ्री नहीं होने देते। उसके बावजूद मैं समझता हूं कि हम 100% से ज्यादा रिजल्ट दे रहे हैं इस वक्त। मेरा बड़ी ख्वाहिश है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, एक ब्रेक पर जा रहा हूँ, कि काश यहाँ पर कोई सेक्रेटरी एजुकेशन बैठा हो, यहाँ पर कोई वज़ीर तालीम बैठा हो, हम उसके साथ डायलॉग करें, हम उसके साथ मुकालमा करें, उससे पूछें कि जब आप कहते हैं कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं और पता नहीं कितने 100 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हालात क्यों हैं, ये शिकायत क्यों हैं? मज़ीद इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम अपने उस्ताज़ा के हवाले से, अपने स्कूलों के हवाले से, आज टीचर्स डे है, तो यहाँ पर जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये है कि पंजाब में अगर 1,10,000 असामियाँ खाली पड़ी हुई हों और उसके बावजूद कहा जाए कि रिज़ल्ट दिया जाए, और दूसरी तरफ ये भी कहा जाए कि प्राइवेट सेक्टर जिसके ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं और उनके लिए कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है, उसमें हम आगे बढ़ें, तो ये बड़ा ही मुश्किल काम नज़र आता है। ऐसे में राना लियाकत साहब, तो फिर हुकूमत अगर NGOs के साथ कोऑपरेशन के साथ मिला के स्कूलों को चलाना चाह रही है, देना चाह रही है, तो क्या हर्ज क्या है इसमें? इसमें देखें नजम भाई, मैं ये समझता हूँ कि इब्तदाई तौर पर तो ये लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आने वाले वक्त में NGO ने यह कह दिया कि हम 500 या 700 रुपये लेकर बच्चा नहीं पढ़ा सकते, लिहाजा आप अपना स्कूल भी पकड़ें, बच्चे भी पकड़ें, तो फिर हमारे पास क्या हल होगा? लिहाजा एजुकेशन और हेल्थ ये किसी भी रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है, इससे वो जान नहीं छुड़ा सकती। और मैं ये समझता हूँ कि यही इनके पास एक टूल है कि जो बाहर से जो इमदाद इनको मिलती है या इनको जो ग्रांट्स मिलती हैं वो इसी शोबे के लिए मिलती हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो सारी ग्रांट्स और इमदाद जो है वो इनके टूर्स प्रोग्रामों में और वर्कशॉपों में और सेमिनार में सर्फ हो जाती हैं, और जहाँ पर लगनी चाहिए वहाँ पर वो नहीं लगाई जाती। अभी साबका गवर्नमेंट ने मॉडल स्कूल बनाया जी, 110 डेफिड का पैसा पड़ा हुआ था, करोड़ों रुपया वहाँ पर झोंक दिया गया। भाई आप उन अदारों पे लगाते जो बिल्कुल बुनियादी सहूलतों से महरूम थे, आपने वो अदारे चुने कि जो पहले ही 80-90% जो थे वो बेहतरीन उनकी बिल्डिंग थी, बेहतरीन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था। अब मौजूदा गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने भी वही मॉडल, जो पहले ही मॉडल है उनको मॉडल बनाना शुरू कर दिया। अब ये पायलट स्कूल है, 1 माह हो चुका है, ये डिप्टी कमिश्नर साहब ने अडॉप्ट किया, उन 20 स्कूलों में शामिल है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वहाँ पर कोई कमी कुताही थी तो वो तो डिप्टी कमिश्नर साहबा जिम्मेदार हैं,
कि जब उन्होंने ये स्कूल अडॉप्ट कर लिया तो फिर अगर वहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं चल रहा, अगर वहाँ के साजा को गैर तदरीसी ड्यूटियों पर भेज दिया गया तो फिर जिम्मेदार तो वो भी हैं, ना कि मेरा उस्ताद है। नहीं लेकिन देखें, ये तो अगर स्कूल के अंदर जांगुलू टूटियां हैं और वज़ीर आला जाके उसको चेक करता है, वो तो आप टीचर्स ने देखना ही है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना है, किसने देखना है उसको? नजम भाई, आज आप एक टूटी चेंज करवाने के लिए जब प्लम्बर को बुलाते हैं तो वो कहता है जी मैंने 2000 रुपये लेना। जब हम बजट की तरफ देखते हैं तो हमारे पास वहाँ पर बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं है। तो जब आप दानिश स्कूलों में या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में स्टेट ऑफिसर रख सकते हैं, प्लम्बर रख सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन रख सकते हैं, तो बड़े बड़े अदारों में आप क्यों नहीं इस तरह की असामियाँ क्रिएट करते हैं कि जो ये काम करें? अब टीचर ने जाके टॉयलेट भी चेक करना है, टीचर ने जाके बिजली चेक करनी है, टीचर ने जाके फर्नीचर चेक करना है, उसने पढ़ाना नहीं है। उसके पास तो पहले 70 बच्चा बैठा हुआ है जिसका उसने होमवर्क भी चेक करना है, क्लास वर्क भी चेक करना है 40 मिनट के पीरियड में। तो ये काम सरकार भी कहती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, लिहाजा अब हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं, पेंशन कम कर देते हैं, कोई लीव इनकैशमेंट और दूसरे खर्चात कम कर देते हैं, आपको वो भी कबूल नहीं है। तो इसके साथ साथ वो एमपीएस के डेवलपमेंट फंड कम कर सकते हैं, वहां से पैसा निकाल के स्कूलों की हालत बेहतर की जा सकती है। आप जो टैक्स ले रहे हैं, हमसे टैक्स ले रहे हैं, मैं सरकारी मुलाजिम हूं, मैं सालाना तकरीबन 1.5 लाख रुपए टैक्स दे रहा हूं, मेरे टैक्स से मेरा अदारा ठीक कर दिया जाए, लेकिन समझ नहीं आती वो पैसा कहां जाता है। 40-40 लोगों का वफद जाता है इनका बाहर टूर पर, उसको कम कर ले। अभी 12 अरब रुपए की फिगर है कि जो पेट्रोल पे खर्च होता है, आप उसको कम कर लें। आप लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम करने जा रहे हैं, जब आप दोनों तरफ एक सेटअप लाएंगे तो आपकी जो इंतजामिया के अखराजात हैं वो 2 से 3 गुना बढ़ जाएंगे। आप वहां पर तो उसको तो सेटल करने जा रहे हैं, लेकिन अदारों में जो वैकेंसीज खाली हैं वो आप फिल नहीं कर रहे। लाहौर की फिक्र पड़ी हुई है कि लाहौर को 2 हिस्सों में 9 तहसीलों में तकसीम कर दिया जाए, लेकिन क्या लाहौर के 1120 तालीमी अदारे इस वक्त जो 1.25 या 1.5 करोड़ आबादी है उसके लिए पूरे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में? उनको तो बढ़ाने की किसी ने बात नहीं की कि हम इन अदारों को बढ़ाएं, हम लोगों को फ्री तालीम दें, हम नए हॉस्पिटल्स बनाएं, उसकी तरफ नहीं आ रहे। लेकिन ऐसे काम कि जिससे एक मखसूस तबका जिसकी अपॉर्चुनिटी बढ़े, उसके लिए गौर खोज किया जा रहा है। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि जो कौमें अपनी तालीम के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए सोच विचार करें वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। आपकी बातों से काशिफ जानी साहब, आपकी बातों से लगता है आप सब लोग बहुत बड़ा अच्छा काम करें, लेकिन इसके बावजूद एक तासुर ये है कि अब उस्ताद की इज्जत नहीं है पहले जैसी। पहले खैर ये तो हर दौर में शिकवा रहा है, इलामा इकबाल के दौर से भी यही शिकवा चला आ रहा है कि जनाब पहले बहुत अच्छा होता था, अब अच्छा नहीं, लेकिन इसके बावजूद उस्ताद की इज्जत नहीं रही। ये दुरुस्त है? बिल्कुल सही आपने फरमाया, और इसके पीछे कुछ महरक़ात है। इसके पीछे महरक़ात खुद हमारी हुकूमतें हैं। जब आप असम्बली से NGOs जाके और असम्बली से जाके गुलकार जाके जिनका तालीम के शोबे साथ ताल्लुक़ ही नहीं है, ऐसे रूल्स और लॉज पास करवा लें कि आप स्कूलों में बच्चों को डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, उनको कुछ कह नहीं सकते, अगर कोई उनको आप डांटेंगे, हाथ लगाएंगे, आपके ऊपर पर्चा दर्ज हो जाएगा, आपको अंदर कर दिया जाएगा, फीमेल्स को घसीट के वहाँ से स्कूल से घसीट के स्कूल को सील करके आपको हवालात में पहले डाला जाएगा, फिर आपकी सुनी जाएगी। जब इस तरह की असम्बली से इस तरह की लेजिस्लेशन पास हो जाए, किस टीचर का दिल करता है सर कि वो जाके पढ़ाए? वो तो अपनी इज्जत को बचाता फिर रहा है। यहाँ पे खासकर जो खातीन मार नहीं प्यार, ये कोई गलत नारा था? ये बिल्कुल गलत नारा था। ये मार नहीं, गलत नारा है, गलत नारा है। बच्चों को मारना जस्टिफाई प्यार से पढ़ाए, हमें बता दें ना कि अगर बच्चा होमवर्क करके नहीं आता, 10 दिन स्कूल नहीं आता, वो स्कूल के में किसी के बच्चे के साथ लड़ पड़ता है, तो उसका क्या हाल है? अच्छा, इसमें तरक्की याफ्ता ममालिक में इसकी सजाएं हैं, सजाएं हैं, बिल्कुल सही। सजा कैसे है कि वो बच्चे को स्कूल अरेस्ट करते हैं, छुट्टी के बाद हाउस अरेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ हो सकता है, ये मुमकिन है, उनके वालिदैन को हाउस अरेस्ट किया जाता है, वसाइल नहीं हमारे, वो काम नहीं करते। आप तीनों का इत्तेफाक है कि ये मार या सजा जो है वो कंसेप्ट जरूरी है। सर हमारे मजहब, हमारे अकीदा, हमारे इस्लाम में ये सजा का हुक्म। मारते बड़े वहशियाना मारते हैं, वो गलत है, वो चीजें खबरें सामने आती हैं, लोग डरते हैं भाई। वो लाखों हजारों में से कोई एक आध वाकया हो जाता है जिसको आप मिसाल बना के असातिज़ा के खिलाफ प्रोपेगेंडा मीडिया पे शुरू कर देते हैं, और जब यही बच्चे इन्हीं नारों की वजह से, इसी तरह के स्टंट्स की वजह से कि अफसरान स्कूलों में जाके असातिज़ा को बेइज्जत कर रहे हैं, इसी वजह से जब वो बच्चे खड़े हो गए, मियाँ वाली में कुछ अरसा कबल एक बच्चे ने उस्ताद को गोली मार दी डांटने के ऊपर, बिल्कुल। किसी मीडिया के ऊपर खबर चली वो
एक अखबार में मैंने देखा, लोकल अखबार में 2 लाइनों की खबर लगी थी, वो तो महीना नहीं उसके ऊपर प्रोपेगेंडा हुआ। वो कोई अगर कोई लाखों में से एक केस ऐसा खुदा न खास्ता आ जाता है जिसके हम भी खिलाफ है, नहीं वो तो वालिदैन भी मारते हैं, और आप देखें ना वो कितने नहीं आना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर जो है मीडिया जो है वो शोर मचाता है कि आप समझते हैं कि दुनिया में आप ये समझते हैं जावेदानी साहब, जो आप बात कर रहे थे, आप ये समझ रहे हैं कि ये जो सज़ा देने से रोकने वाला था, इससे तालीम का और उस्ताद का नुकसान हुआ है? सर बिल्कुल हुआ है। इस तरह हाथ बांध दिए गए हैं टीचर्स के, आप किसी को कुछ कह भी नहीं सकते, आप उनको कुछ सिखा भी नहीं सकते। अगर आप दूसरी दफ़ा सिखाने की कोशिश करें, स्टूडेंट खुद मुंह पे कह देता है शट अप, हमें आपसे पढ़ना ही नहीं है। आप स्टूडेंट को कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे फीमेल टीचर्स को हरासमेंट होती है स्टूडेंट्स की तरफ से, स्टूडेंट से, और ओनर कुछ नहीं कर सकता, ओनर कुछ नहीं कर सकता, प्रिंसिपल कुछ नहीं कर सकता। और ये हमने सबका हुकूमतों में भी, जो पॉपुलर हुकूमत गई है उसमें भी मैं उस कमेटी का मेंबर था, अभी भी मैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी का मेंबर हूँ करंटली, ये प्राइवेट स्कूलों का। इसमें हमने उनको ये तजवीज़ दी है कि अगर आपने लॉज बना रहे हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, वालिदैन को तहफ़्फ़ुज़ है, तो भाई एक आधा हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बना दो, कि हमें पीछे आके कोई गोली ना मार दे, हम किसी को डांटे तो पीछे आके पेरेंट्स आके, ऐसे वाक़यात भी हुए हैं स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में, कि वालिदैन ने आके टीचर्स को आके पीटा है और हम कुछ कर नहीं पाए, और उसमें हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा देंगे। हाथ बांध दिए गए हैं, लेजिस्लेशन असम्बलियों से पास करवा दी गई है, किसी स्टेक होल्डर को बैठ के उन्होंने कोई कंसल्टेशन नहीं की, सिर्फ अपने वोट बैंक की खातिर के वालिदैन को और आम जनरल पब्लिक को हम खुश करें और उनको जी हमने इनके हाथ बांध दिए हुए हैं, आपके लिए हम आपकी सोच और आपके लिए काम कर रहे हैं, देखें हमने आपके बच्चे की तहफ़्फ़ुज़ कर दिया है, अब आप हमें सपोर्ट करें। सिर्फ इससे मकसद ये था, कुछ नहीं। टीचर्स का तालीम का बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है, और बच्चे राह रवी का शिकार हैं, मंशियात आम होती जा रही हैं। टीचर ये नहीं कह सकता कि बेटा तुम्हारी आंखें कैसी हैं, बिल्कुल ऐसे कि बच्चा मंशियात का आदी है, हम उनसे पूछ नहीं सकते कि बेटा आपने रात को क्या किया। वो जो नोटिफिकेशन हुआ था राना साहब, वो उसके अंदर लिखा हुआ था कि बच्चे को घूरना भी मना है, घूरना भी मना है जी। बच्चे को घूरना बच्चे को घूर भी नहीं सकते, तो इसलिए आंखें देखेंगे तो वो घूरने के जिम्मे में आ जाएगा ना। और ये अच्छा, आज भी एक बच्चे को कहा है कि देखो तुम्हें लगता है कि आशूबे चश्म हुआ है, वो बेटा बच्चा कहता है सर नहीं आपको गलतफहमी हो रही, मेरी आंखें ठीक है। मैंने कहा बेटा आप सोए नहीं होंगे रात को? नहीं सर मैं पूरा सोया हूं। अब बताएं कि क्या करें? अगर उसको कहते हैं घर चले जाओ, वो कहीं बेरा रवी का शिकार आवारागर्दी में चला जाएगा। वालिदैन हमें पूछेंगे कि मेरा बच्चा किधर है, क्योंकि वालिदैन के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो महंगाई की वजह से इतने डिप्रेशन का शिकार है। वो सुबह 6 बजे निकलते हैं, रात को 10 बजे उसका वालिद आता है, उसको नहीं पता कि मेरी बच्ची या मेरा बच्चा जो है आज स्कूल में क्या करके आया, उसको होमवर्क क्या मिला है, क्लास वर्क क्या मिला है। वालदा जो उसकी, जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं वो भी काम पे। लेकिन ये तस्वीर का रुख तो कभी भी सामने नहीं आया कि आप ये कह रहे हैं, हमेशा तारीफ की गई है कि मार नहीं प्यार। जब चौधरी परवेज़ लाई ने बतौर वज़ीर आला ये पॉलिसी दी थी तो बड़ा अप्रिशिएट किया गया था। अच्छा तब भाई एक सवाल इसके अंदर इसी से रिलेटेड जो बात आप कर रहे हैं, मुझे बताएं कि कभी आपने कभी सुना कि किसी साबका या मौजूदा हुकूमत ने या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कभी कोई ऐसी हेल्पलाइन बनाई है, कभी कोई ऐसी अवेयरनेस कैंपेन की है जिसके अंदर कहा गया हो कि असातिज़ा को जो मसाइल हैं वो तलबा की तरफ से हों, वालिदैन की तरफ से हों, वो जर्नली उनके इश्यूज़ हों, उन वसाइल की भी आप शिकायत फलानी जगह मसाइल की कर सकते हैं? अच्छा ये तो ये सरकारी टीचर कह रहे हैं, ये हम प्राइवेट स्कूल वाले भी पीट रहे हैं। प्राइवेट में भी यही है। अच्छा, प्राइवेट में तो एक और मसला है जो मैं सीएम पोर्टल और पीएम पोर्टल पे एक हिडन कंप्लेंट आ जाती है जिस पे नाम कोई नहीं होता कि जी फलां स्कूल में फलां टीचर ने बच्चे को ये किया या वो किया, उसके लिए पूरा डिपार्टमेंट भाग पड़ता है और वो पता चलता है कि वो कंप्लेंट ही नहीं है, फेक है, ग्राउंड ही नहीं है। कानून है कि बगैर लेकिन पूरा डिपार्टमेंट उस पे लगा हुआ है, एफिडेविट के बगैर शनाख्ती कार्ड नंबर लिखे हुए आप कंप्लेन किसी के खिलाफ आप प्रोसीडिंग नहीं कर लॉन्च नहीं कर सकते, आप लॉन्च ही नहीं कर सकते। लेकिन वो जब कंप्लेन आती है और वहाँ नाम नूम हिडन होता है, वो खुफिया कंप्लेन के ऊपर असातिज़ा को सबसे पहले उठा के रगड़ा लगाते हैं, चलो जी सरेंडर, दफ्तर हाजिर हो जाओ। वो सारा दिन 2-3 दिन दफ्तर रहता है, जो क्लास नहीं वो तो इसलिए करते होंगे ना कि वो बच्चों को आप इंतकाम का निशाना ना बनाए। नहीं वाकई नहीं हुआ होता। नहीं सर, इन्होंने बात का तो वाकई नहीं हुआ होता। बच्चे को इंतकाम का निशाना आप देखो उस्ताद गुस्से में आ गया ना, उस्ताद गुस्से में आ गया कि मुझे जनाब ईडीओ के पास तलब कर लिया गया, सेक्रेटरी के पास तलब कर लिया गया और फलां बच्चे ने किया था तो फलां ने किया था तो फलां। नहीं बच्चे का नाम भी नहीं लिखा होता नजम भाई, उस कंप्लेंट में, हिडन कंप्लेंट में बच्चे का नाम भी नहीं, किसी का भी नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि जी फलां टीचर है, लियाकत टीचर है, उसने जो है ना अपनी क्लास में बच्चों को मारा है। वो सुबह सब बच्चों से हल्फिया बयान ले रहा होता है कि यार मैंने किसी को मारा है कल, वो बच्चे कह रहे हैं सर नहीं मारा।
वो पता चलता है कि या उस टीचर का कोई अजीज होता है या उसी मोहल्ले का कोई ऐसा आदमी होता है, ये लड़ाई होती है। हाँ, वो कंप्लेंट लॉन्च कर देता है। मैं आपको वाकया बताता हूँ अपने स्कूल का। बच्चा एक स्कूल से गैर हाजिर था। एक बच्चा जो स्कूल आया हुआ था, छुट्टी हो गई 1:30 बजे, बच्चे चले गए। स्कूल से आगे 2-3 गलियां जाके वो 2-2, 4-4, 5-5 बच्चे आपस में लड़े, एक दूसरे को मारा। और एक का वो जो था ना, कोई मामू चाचू, वो हमारे दफ्तर में काम करता है। ये लाहौर की बात मैं बता रहा हूँ, दफ्तर में मुलाजम है स्कूल एजुकेशन के। तो वो आपको पता है, जो बिल्ली मंदिर में हो वो देवता से कहाँ डरती है। उसने तमाम अफसरों को मैसेज कर दिया कि मेरे भांजे पर कातलाना हमला हो गया। अगले दिन सारी अथॉरिटियाँ हमारे स्कूल में भी, हमने अब घर में भी जाके उनका ख्याल रखना है। वो सारे हमारे प्रिंसिपल साहब के पीछे, हमारे पीछे कि जी ये बच्चे क्यों लड़े हैं स्कूल में। उसने ये नहीं कहा कि वो आगे जाके मोहल्ले में लड़े हैं, बच्चे स्कूल में लड़े हैं। असातिज़ा को तो आपने वो रोलिंग स्टोन बना दिया हुआ है कि आप खुद चाहते ही नहीं है कि असातिज़ा जो है ना उनकी माशरे में कोई इज़्ज़त हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी इस बात पे हूँ कि जो असातिज़ा अच्छा क्लास में जाके पढ़ाते हैं, हमारे असातिज़ा गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर, इवन प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो अच्छे असातिज़ा हैं, जो अच्छा पढ़ाते हैं, उनका बच्चा उनके सामने बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचता है। इस सारे मामलात के बावजूद बहुत बहुत अच्छी मिसालें। गाइस साहब, मैं अगर आपकी बात कर लूँ तो आप देखें ना, एक तरफ मैंने अभी आपसे कहा कि आप हर थोड़े दिनों बाद एहतजाज की तरफ निकल जाते हैं। आपने कहा नहीं जी हम तो बाद में जाते हैं। अब बाकी आपका टाइम मुकदमेबाजी में निकल जाता है। अब आपने जो लाहौर बोर्ड के इम्तिहानी मराकज़ है और उसके ऊपर भी जो है मुकदमे में गए हुए हैं, तो भाई टाइम तो उधर निकल गया ना। नजम भाई, इसमें मैं बताऊं कि वो मुकदमेबाजी में तो वकील साहब ने पेश होना होता है, मैंने सारा दिन थोड़ी कोर्ट में जाना होता है। अच्छा, वो वकील साहब पेश होते हैं, लेकिन इसके अंदर अलमिया ये है, आप ये देखें कि लाहौर बोर्ड के इम्तिहानी मराकज़ हैं। इम्तिहानी मराकज़ के अंदर कोई 30,000 बच्चा जो है वो उसके अंदर इम्तिहान देता है, और वो इंटरलिंक्ड हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के इम्तिहानी मराकज़ से। कोई 15,000 बच्चा उनका भी पेपर देता है। आपस में दोनों ने डेटों का क्लैश ना होने की वजह से रखा हुआ है। अब सिर्फ इसके लिए कि किसी बड़े साहब को वो बिल्डिंग अच्छी लग गई कि वहाँ पार्किंग बहुत अच्छी है, वहाँ बहुत अच्छा निज़ाम है, वहाँ बोर्ड के अकाउंट के अंदर 67 करोड़ रुपया पे पड़ा हुआ है, जिससे रेनोवेशन भी हो जाएगी बिल्डिंग और हमारे दफ्तर बड़े खूबसूरत बन जाएंगे। हम वहाँ पे अपना रिकॉर्ड भी रख लेंगे। उसके लिए आप हज़ारों बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। उन बच्चों को आप वहाँ से निकालेंगे। हर स्कूल के अंदर, हर कॉलेज के अंदर पहले इम्तिहानी सेंटर ओवर क्राउडेड है। 200-200, कई जगहों पे 600-600 बच्चा एक स्कूल के अंदर या एक कॉलेज के अंदर इम्तिहान देता है। आप वो जो 30-32 हज़ार बच्चा वहाँ से निकालेंगे, उनको भी वहाँ फेंकेंगे और वहाँ देखें कि आपके वहाँ सिक्योरिटी और नकल के आप रोक सकते हैं। ये मॉडल इम्तिहानी सेंटर बनाए गए थे जो बोर्ड की अपनी जायदाद है उसके अंदर, कि ये यहाँ बच्चे जो है ना वो कंट्रोल में रहेंगे, यहाँ बच्चों का इम्तिहान बहुत अच्छा होगा। इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी वो सेंटर्स बनाए। आपने उसके अंदर जाके सरासर आप जुल्म कर रहे हैं उन बच्चों के साथ। हम तो उन अपने बच्चों की खातर, जो मेरे स्कूल एजुकेशन के बच्चे हैं, जो मेरे कॉलेज साइड के बच्चे हैं, उनके रेवेन्यू से ये बिल्डिंग बनी है। ये किसी अफसरों ने पैसे नहीं दिए इसके लिए, किसी हुकूमत ने पैसे नहीं दिए इन बिल्डिंग्स के लिए। बोर्ड खुद मुख्तार अदारे हैं और बोर्ड जो हमारे बच्चों से इम्तिहानी फीसें, सर्टिफिकेट की फ़ीस, उस मद में पैसे लेते हैं, उनसे उन्होंने ये निज़ाम सारा बनाया हुआ है। तो वो कोर्ट में तो माशाल्लाह हमारे वकील साहब फाइट कर रहे हैं उनके साथ। हम तो स्कूल में ही होते हैं या हमने एहतजाज भी रखना होता है। गाइस साहब, आखिर में आपने मुझे बताना है कि अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि उस्ताद की इज्जत, उसका मुकाम, उसका वक़ार जो है वो बहाल हो, बरकरार रहे, क्या किया जाए? एक तो मैं सबसे पहले, मैं मेरे जहन से निकल गया, मैं शदीद मजम्मत इस पे करना चाह रहा हूँ। पिछले 5 सालों से आपने बड़ा साथ दिया कि हमारे सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स हैं 14,000 के करीब, वो पिछले 2014 से आज तक उनको किसी ने मुस्तकिल करने का नहीं सोचा। हर हुकूमत ने उन्हें लॉलीपॉप दिखाया। उसके बाद अब असातिज़ा की इज़्ज़त के लिए सबसे पहले हमारे जो हुक्मरान हैं उनको अपने रवैये बदलने होंगे, और स्टेक होल्डर्स को जब आप साथ बिठा के, ये स्कूलों के लिए प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, पॉलिसीज़ बनाएंगे, सिलेबस उनको पूछ के बनाएंगे। अब सिलेबस आपने एकदम सारा अंग्रेज़ी में कर दिया। बच्चा जो 1 साल उर्दू में पढ़ा, अगले साल अगली क्लास में गया तो सारी किताबें सिलेबस पे भी मैं अलग बात करूंगा। नहीं, मैंने छोटा सा वो टच किया। स्टेक होल्डर्स को साथ में फैसले वो करें जो सबके लिए काबिल कबूल हो। सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो अपनी नीयत करें कि असातिज़ा को इज्जत देनी है, बल्कि असातिज़ा को इज्जत उन्होंने क्या देनी है, अपने मुआशरे को अगर संवारना है तो फिर आप इसके ऊपर। उस्ताद का इज्जत, मुकाम, मर्तबा कैसे? देखिए जी, एक मुसल्लम बात है, बीइंग अ मुस्लिम हम पैगम्बराना पेशे के साथ मुंसलिक है। नबियों का पेशा ही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी
या हमें मुअल्लिम बना के भेजा है और उन्होंने इसको शोबे को पसंद फरमाया। ये बावर हमने वालिदैन ने भी करना है और स्टूडेंट्स ने भी करना है। एज अ मुआशरा हमने देख के चलना है कि टीचर के जो मुकाम है उनको जो रूहानी माँ बाप आप कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है कि दीन में उसकी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई। सही। अगर हमारे बच्चे इस चीज़ को लेके चले और उसमें अपनी माशरती रवैयों में खुद से अपनी चेंजेस लाना शुरू करें। हुकूमतों को तो हम रोना रोती रहेंगे, ये हुकूमत ने कभी सुननी है ना इससे भी सुननी। समाजी रवैयों में भी तब्दीली, हुकूमत भी करे और समाजी रवैयों में भी तब्दीली। यही राना लियाकत साहब, आखिर में आपसे सवाल। जी, मैं समझता हूँ कि जो मुआशी तफक्करात हैं ये इंसान की जो तख्लीकी कुव्वत है उसको मुतासर करता है। सही। अगर उस्ताद मुआशी तौर पर खुशहाल नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि वो बच्चों को बेहतरीन तालीम नहीं दे सकेगा। सही। इसी तरह हमारे मुआशरे को जो है उस्ताद की इज़्ज़त करनी पड़ेगी। अगर वो इज़्ज़त नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि तनज़ली पस्ती उनका मुकद्दर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राना लियाकत साहब तशरीफ़ लाने के लिए। काशिफ़ जावदानी साहब आपका शुक्रिया, काशिफ़ शहजाद साहब आपका। और मेरी ख्वाहिश होगी और मैं चाहूँगा कि हम अपनी आवाज़ जो है उन लोगों तक पहुँचा सकें जो ये कहते हैं कि हम तालीम को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। आप उस्ताद को कितनी अहमियत देते हैं, तालीम को कितनी अहमियत देते हैं, उसके लिए गुफ्तगू खुद ही सुन लीजिएगा और अपने गिरबान में झांक लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।